अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो मेरा टॉपिक है वो मर्दाना बांझपन के हवाले से है। एक कपल शादी के 2 साल तक अगर रेगुलर इंटरकोर्स करता रहे और उसके बावजूद उनके घर में बच्चा पैदा ना हो तो इसको हम बांझपन कहते हैं। बांझपन औरत की वजह से भी आता है और मर्द की वजह से भी आता है। औरत जब हामिला नहीं हो पाती तो हम कहते हैं कि वो कंसीव नहीं कर पा रही, और मर्द जब बच्चा पैदा नहीं कर सकता तो हम कहते हैं कि मर्द प्रोक्रिएट नहीं कर पा रहा। यानी औरत कंसीव नहीं करती और मर्द प्रोक्रिएट नहीं कर पाता है। तो यहाँ आज जो है वो मैं मेल के हवाले से आपको बताने जा रही हूँ कि ऐसी क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से मर्द बाप बनने की सलाहियत नहीं रखता, और हम अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन को किस तरह इस्तेमाल करके इस ख़राबी को दूर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे स्पर्म जो हैं उनकी प्रोडक्शन कहीं और होती है, और जो मेल सीमन है उसकी प्रोडक्शन कहीं और होती है। यही वजह है कि एक मर्द जो है बावजूद पूरी कुव्वत रखने के कि एक वक्त में अगर वो ये कहे कि मैं 4 औरतें अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं 4 शादियाँ कर सकता हूँ, तो वो कर सकता है। लेकिन 4 शादियाँ करना या 4 औरतों को अफोर्ड करना इस बात का क्राइटेरिया नहीं है कि वो बच्चा भी पैदा कर सकता है। क्यों? क्योंकि स्पर्म कहीं और बनते हैं, सीमन कहीं और बनता है, और एजैकुलेशन से फ़ौरन पहले यानी जस्ट बिफोर एजैकुलेशन स्पर्म जो हैं वो सीमन में आके मिलते हैं और पीनस के थ्रू बाहर निकलते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि स्पर्म कहाँ बनते हैं। तो मेल जो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो हमारे मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो स्पर्म को बनाता, उन्हें स्टोर करता और उनको ट्रांसपोर्ट करता है आगे की तरफ। तो पिट्यूटरी हार्मोन ग्लैंड जो है हमारा, वो टेस्टिकल्स को हार्मोन के ज़रिए स्पर्म बनाने का हुक्म देता है। टेस्टिकल स्पर्म्स बनाते हैं। टेस्टिकल से ये स्पर्म एक ट्यूब जिसको एपिडाइडोमस कहते हैं वहाँ चले जाते हैं, वहाँ पर ये स्टोर होते हैं और आगे ट्रांसफ़र होते हैं। एपिडाइडोमस से ये स्पर्म जो है वैस डेफरस में चले जाते हैं। ये 2 ट्यूब्स हैं जो इजैकुलेटरी डक्ट के साथ जाकर मिलती हैं। जब मर्द सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो बिल्कुल शहवत हासिल करने से पहले यानी जस्ट बिफोर इजैकुलेशन ये स्पर्म जो है ये सीमन में मिल जाते हैं। सीमन जो है उसको मेल का प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल्स बनाते हैं। ये सेमिनल वेसिकल्स छोटे छोटे ग्लैंड्स हैं, 2 ग्लैंड्स हैं जो सीमन को बनाते हैं। अब आप देखिए सीमन कहाँ बन रहा है, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल उसको बना रहे हैं, और स्पर्म्स को कौन बना रहा है, स्पर्म को टेस्टिकल्स बना रहे हैं। लिहाजा स्पर्म की प्रोडक्शन कहीं और होती है, सीमन की प्रोडक्शन कहीं और होती है, फिर ये इजैकुलेटरी ट्यूब में जाकर मिक्स होते हैं और इंटरकोर्स के दौरान ये फीमेल की वजाइना में चले जाते हैं। यही वजह है कि मर्द के बांझपन की सलाहियत बरकरार रहने के लिए जहाँ उसके अंदर मर्दाना कुव्वत का होना ज़रूरी है, वहाँ पर उसके टेस्टिकल्स का, इस ट्यूब एपिडाइडोमस का, वैस डेफरेंस का, इजैकुलेटरी डक्ट का, सेमिनल वेसिकल्स का, प्रोस्टेट ग्लैंड का, इन सब के फंक्शन का नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। ये सारे फंक्शन आपस में मिलते हैं तो फिर स्पर्म जो है फीमेल की वजाइना में इजैकुलेट करते हैं। याद रखिए, सेक्स करना और बच्चा पैदा करना 2 मुख्तलिफ बातें हो जाती हैं। मेडिकली ये 2 मुख्तलिफ बातें हैं। मर्द ये समझता है कि अगर वो दिन रात भी सेक्स कर रहा है या एक वक्त में 4-4 5-5 औरतें अफोर्ड कर सकता है, तो उसकी ये कुव्वत जो है इस बात का सबूत नहीं कि वो बच्चा भी पैदा कर सकता है। सीमन तो कहीं और बन रहा है। उसकी जवानी, अगर उसमें भरपूर जवानी पाई जा रही है और वो इंटरकोर्स करता चला जा रहा है, तो देखिए इंटरकोर्स करना, सीमन का खारिज होना, उसका स्पर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। स्पर्म की प्रोडक्शन जो है वो टेस्टिकल्स में बन रही है। लिहाजा
मेल का भरपूर कुव्वत में होना, या मेल अगर अपने आप को ये समझता है कि वो मर्दानगी का शाहकार है, तो ज़रूरी नहीं कि वो बच्चा भी पैदा कर सके। बच्चा पैदा करने के लिए उसके टेस्टिकल का फंक्शन जो है वो हर हाल में सही होना चाहिए। जिन रास्तों से स्पर्म ने ट्रैवल करना है वो रास्ते बिल्कुल ठीक होने चाहिए। टेस्टिकल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हार्मोन लेवल उसका बरकरार होना चाहिए। जब ये सारे फंक्शन मिल लेंगे, आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे, और स्पर्म जो है वो फीमेल की वजाइना में जाएगा, तो एक हेल्दी स्पर्म एक हेल्दी ओवा के साथ मिलकर फ्यूज़ करता है और फिर कहीं जाकर फर्टिलाइजेशन होती है। तो आप इस बात को जहन में बिठा लीजिए कि आपकी मर्दाना कुव्वत जो है वो बच्चा पैदा करने का क्राइटेरिया नहीं है। मैं यहाँ आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि वो मर्द जो प्री मेच्योर इजैकुलेशन के शिकार होते हैं वो भी बच्चा पैदा कर सकते हैं। बच्चा पैदा नहीं कर सकते, वो ढेरों ढेर बच्चे पैदा करते हैं। वजह क्या है कि अगर किसी भी तरह वजाइना में इजैकुलेशन हो जाती है तो औरत जो है वो कंसीव कर जाएगी। यानी एक हेल्दी स्पर्म जो है एक हेल्दी ओवा के साथ मिलता है तो इन फर्टिलाइजेशन हो जाती है। इसी तरह वो मर्द जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का शिकार हैं, जिनमें थोड़ी बहुत मर्दाना कमज़ोरी पाई जाती हैं, इरेक्शन जो है वो सही नहीं होती या कुव्वत नहीं पकड़ती हैं, तो वो भी अगर किसी तरह वजाइना में इजैकुलेट कर जाते हैं तो भी वो बच्चा पैदा करने के काबिल होते हैं। यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स ही काफ़ी नहीं है बच्चा पैदा करने के लिए, स्पर्म की प्रोडक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। ये बात मैंने आपको इसलिए समझाई कि हमारा माशरा जो है वो मेल डोमिनेंट माशरा है, और हमारे माशरे में मर्द अपनी मर्दानगी के ऊपर उंगली उठाया जाना पसंद नहीं करता। अगर उसे ये कहा जाए या उसे ये पता चले कि उसके अंदर कमज़ोरी पाई जा रही है, या उसे इस चीज़ के लिए मोरिद इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है कि वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता, तो उसकी ईगो जो है बहुत ज़्यादा हर्ट होती है। तो मैं अपने इस लेक्चर के ज़रिए आपको सिर्फ यही शुरू में यही समझाना चाह रही हूँ कि अगर मर्द 4 शादियाँ भी कर सकता है, डेली इंटरकोर्स कर रहा है, दिन में कई कई बार इंटरकोर्स कर रहा है, तो याद रखिए ये बच्चा पैदा करने का कोई सबूत नहीं है। बच्चा पैदा करने के लिए स्पर्म की ज़रूरत है, एक हेल्दी स्पर्म की ज़रूरत है। जब तक वो हेल्दी स्पर्म आपके अंदर नहीं पाया जाएगा आप प्रोक्रिएट नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से मर्दों में बांझपन आता है। मैं अभी उस चीज़ की तरफ तो नहीं जाऊंगी, पहले मैं आपको मेन वजह बताऊंगी कि जिसकी वजह से बांझपन आता है। वो ये कि आप देखिए कि आपके बच्चा पैदा करने की सलाहियत में सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो स्पर्म का होना है। लिहाजा अगर मर्द में स्पर्म डिसऑर्डर पाया जाता है तो उस सूरत में उसके बाप बनने की जो अहलियत है वो मुतासिर हो जाती है। आपने अगर कोई सीमन रिपोर्ट पढ़ी है तो आपको पता होगा, सीमन एनालिसिस जब किया जाता है तो उसमें आपका वॉल्यूम लिखा होता है, स्पर्म काउंट लिखा होता है, मोबिलिटी लिखी होती है, फिर उनकी हैयत लिखी होती है, कितने प्रोग्रेसिव हैं, कितने स्लगिश हैं, कितना मूव कर रहे हैं, हेड और टेल कितना सही है, कितना स्पर्म में डैमेज पाया जा रहा है, हर चीज़ आपकी उसमें लिख दी गई होती है। लिहाजा अगर स्पर्म काउंट बहुत कम है, जिसे ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं, तो मर्द जो है बच्चा पैदा नहीं कर सकता। इसी तरह अगर स्पर्म बन ही नहीं रहे हैं तो उस सूरत में भी बाप बनने की अहलियत ख़त्म हो जाती है। स्पर्म अगर सही तौर पर ग्रो नहीं कर रहे, स्पर्म की जो शेप है वो सही नहीं है, राइट पाथ पे ट्रैवल नहीं करते हैं, यानी स्पर्म को किस पाथ पे ट्रैवल करना है कि जब वजाइना में इजैकुलेट करते हैं तो वजाइना के अंदर एक मखसूस जगह पर इजैकुलेशन होना बहुत ज़रूरी है। यही वजह है कि वो मर्द जिनके पीनस छोटे होते हैं, या वो मर्द जिनके पीनस के निचले हिस्से में सुराख होता है, वो जब इंटरकोर्स करते हैं तो इजैकुलेशन जो है वो सही जगह पे नहीं हो पाती है। तो स्पर्म ने ट्रैवल करना होता है सर्विक्स, ये मैं फीमेल की बात कर रही हूँ, सर्विक्स से वजाइना, वजाइना से फेलोपियन ट्यूब, और फेलोपियन ट्यूब में जाके फर्टिलाइजेशन होती है। अगर स्पर्म अपने रास्ते पे नहीं चलता है तो जाहिर है वो ज़ाया हो जाएगा और ओबा के साथ उसका फ्यूजन नहीं हो पाएगा, और नतीजे के तौर पर खातून जो है वो कंसीव नहीं कर पाएगी। इसके अलावा मर्दों में बहुत सारी ऐसी लाइफस्टाइल की बद आदतें पाई जाती हैं जिसकी वजह से उनके बाप बनने की सलाहियत जो है मुतासिर होती है। जैसे जो लोग कसरत के साथ स्मोकिंग करते हैं,
शराब नोशी करते हैं या हॉट बाथ लेते हैं, किसी ऐसे सीरियस मर्ज में मुबतला रहे जो लंबे अरसे तक चला, जैसे किडनी फेलियर है या फिर कैंसर के इमराज हैं, जो कैंसर के इमराज में भी जब कीमोथेरेपी की जाती है तो स्पर्म जो है वो बनना बंद हो जाते हैं, मुतासिर हो जाते हैं। बल्कि कीमोथेरेपी शुरू करने से पहले मेल से इस बात की इजाज़त ली जाती है कि अगर वो बच्चे बाद में पैदा करना चाहे तो अपने स्पर्म को बैंक में जमा करवा दे। क्यों? कीमोथेरेपी के बाद उसकी ये सलाहियत जो है बहुत ज़्यादा मुतासिर हो सकती है और हो सकता है कि बाद में स्पर्म बनना ही बंद हो जाए। तो इसी तरह वो लोग जो कसरत के साथ शराब नोशी करते हैं या जिनको बचपन में कभी मम्प्स की शिकायत हुई हो और उसके बाद जो है डायरेक्ट उनका अटैक जो है वो टेस्टिकल्स के ऊपर आ गया हो, वो लोग भी बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि और भी बहुत सारी बीमारियां, इन्फेक्शन है जैसे, ये भी बच्चा पैदा करने में रुकावट पैदा करती है। जिन लोगों को गोनोरिया हो जाता है या सिफिलिस होता है वो भी बच्चा पैदा करने के हवाले से थोड़े मुतासिर हो जाते हैं कि स्पर्म काउंट जो है उनका मुतासिर हो जाता है। फिर एक और वजह जो है जिसकी वजह से मर्द बच्चा पैदा नहीं कर सकता वो है वेरिकोसील। इस मर्ज में स्क्रूटम की जो वेन्स हैं ना वो सूज जाती हैं। 100 में से 40 मर्द इस मर्ज का शिकार होते हैं और मर्दों में ये सबसे आम बीमारी है बांझपन के हवाले से। इस मर्ज में जो स्पर्म है उनकी प्रोडक्शन भी कम हो जाती है, उनकी क्वालिटी भी हल्की हो जाती है। यानी जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि एक हेल्दी स्पर्म चाहिए होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, तो जब वेरिकोसील का मर्ज आता है तो उसमें स्पर्म की जो क्वालिटी है वो कम हो जाती है। एक और मर्ज है जिसको रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन कहते हैं। इस मर्ज में क्या होता है कि सीमन जो है पीनस के थ्रू बाहर निकलने के वापस ब्लैडर के अंदर चला जाता है। यानी जब मर्द शहवत हासिल करता है तो उस दौरान मसाने के मसल्स वगैरह जो हैं वो सही तौर पर बंद नहीं होते, यानी मसाने के मसल और नर्व जो हैं उनका कोऑर्डिनेशन थोड़ा ख़त्म हो जाता है और सीमन बाहर वजाइना में जाने की बजाय वापस ब्लैडर के अंदर चला जाता है। और इसमें बाज़ ये होता है कि बिल्कुल थोड़ा सा सीमन खारिज होता है या बिल्कुल ही सीमन खारिज नहीं होता और मर्द सीमन के अखराज के बगैर, इंजाल के बगैर जो है वो शहवत हासिल कर लेता है। कुछ इम्यूनोलॉजिक इनफर्टिलिटी के केसेस होते हैं जिसमें मर्द के अंदर जो है ऐसी एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं जो उसके अपने ही स्पर्म को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती हैं। जैसे अगर कोई इंजरी हुई है या सर्जरी हुई है या कोई इन्फेक्शन हो गई है, उस सूरत में स्पर्म को जो है वो नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है। फिर ऑब्स्ट्रक्शन है, यानी जिन रास्तों से स्पर्म ने ट्रैवल करना है। अब ये वो रास्ते हैं जो मेल के रास्ते हैं। जैसे पहले स्पर्म टेस्टिकल में बना, टेस्टिकल से एपिडाइडोमस में गया, वहाँ से वो वायस डेफरेंस में गया, फिर इजैकुलेटरी डक्ट में गया। अगर ये रास्ते किसी वजह से ब्लॉक हो जाए, स्वेलिंग हो जाए सर्जरी की वजह से या वैसे स्वेलिंग हो जाए या रिपीटेड इन्फेक्शन हो जाए, तो उस सूरत में भी बांझपन जो है वो हमारे सामने आता है। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि मर्द का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो उसके टेस्टिकल और इन ट्यूब्स के ऊपर है। पीनस तो सबसे एंड के ऊपर आता है, वो जब इंटरकोर्स करेगा तब उस वक्त पीनस के थ्रू इजैकुलेट करेगा, लेकिन पहले उसका बनना और उसका ट्यूब्स के थ्रू ट्रैवल करना, ये रास्ते अगर उसके साफ नहीं होंगे तो मर्द जो है वो बांझपन का शिकार होगा। फिर कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स आती हैं। जिस तरह मैंने शुरू में आपको बताया कि पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन रिलीज़ करता है जो टेस्टिकल्स को हुक्म देते हैं कि स्पर्म बनाए। अगर ये हार्मोन जो है इसकी सेक्रेशन जो है लो है और वो अपना काम सही तौर पर नहीं कर पा रहा, वो टेस्टिकल्स को प्रॉपर हुक्म ही नहीं दे पा रहा, तो टेस्टिकल जो है स्पर्म की प्रोडक्शन जो है कम कर देंगे। हो सकता है कि स्पर्म की प्रोडक्शन ही ना हो। फिर क्रोमोसोम की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। आप सब जानते हैं कि मेल में XY पाया जाता है और फीमेल में XX पाया जाता है। अगर मेल में एक क्रोमोसोम कम हो यानी Y जो है वो मिसिंग हो, तो उस सूरत में भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनकी अद्वियात का इस्तेमाल जो है वो स्पर्म की
क्वालिटी को, उनकी प्रोडक्शन को और उनकी डिलीवरी को मुतासर करती हैं। जैसे आर्थराइटिस है, डिप्रेशन, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स है, एंग्जाइटी है, इन्फेक्शन है, हाई ब्लड प्रेशर है, कैंसर है, इनकी जो अद्वियात हैं ये मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को मुतासर करती हैं और स्पर्म का जो बनना है वो मुतासर होता है। फिर अगर मैं इनसे हट के बात करूं तो फिर वही बातें आ जाती हैं कि जैसे जिनसी बदइतदालियाँ अगर हैं और उन बदइतदालियों की वजह से अगर कोई मसला आ रहा है तो भी मर्द जो हैं बाप बनने के काबिल नहीं रहते हैं। मैं आपको सही बताऊं, मैंने अपने पहले भी लेक्चर में कहा था कि मैंने छोटी उम्र से मेरी मुराद 24-25 साल है, 24-25 साल के लड़कों को शादी के नाम से बिदकते देखा है। वजह क्या है कि उनके अंदर इतनी कुव्वत ही नहीं रही होती। 14 साल की उम्र में वो जवान होते हैं और 24-25 साल की उम्र तक वो बुढ़ापे की हदों को छू रहे होते हैं और वो शादी करने के काबिल नहीं रहते हैं। एनी हाउ, इस पर मैं ऑलरेडी लेक्चर कर चुकी हूँ। अब हम आते हैं अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। तो हमारी होम्योपैथी, शुरू से ही मैं आपको एक बात कहती हूँ कि हमारी होम्योपैथी जो है टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स पर काम करती है। हमारी होम्योपैथी मेडिसिन जो है कॉजेशन की बुनियाद पर काम करती है, करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स की बुनियाद पर काम करती है, कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद पर काम करती है और मियाज़मेटिकली भी हमारी होम्योपैथिक काम करती है। मियाज़मेटिकली मैंने इसलिए कहा कि अगर गनोरिया पाया जा रहा है बार बार या सिफिलिस की इन्फेक्शन बार बार आ रही है तो जाहिर है जब तक हम सिफिलिस और सुजाक को दूर नहीं करेंगे मर्द जो है बाप बनने के काबिल नहीं हो सकेगा। मैं यहाँ पर आपको रैंडमली भी कुछ मेडिसिन के नाम बताऊँगी और मैं आपको कॉज के साथ स्पर्म काउंट में होने वाली कमी की जो मेडिसिन हैं उनके भी नाम बताऊंगी। बाद में आप अपने पेशेंट के हिसाब से स्टडी कर लीजिए कि आपके पेशेंट को किस मेडिसिन की ज़रूरत है। अगर उसमें मर्दाना कमज़ोरी आ रही है तो मर्दाना कमज़ोरी को दूर कीजिए, अगर उसमें सूरत अंदाल के मसाइल आ रहे हैं उस मसले को हल कीजिए। लेकिन देखिए, सूरत अंदाल और इरेक्टाइल डिसफंक्शन के हवाले से मैंने आपसे कहा कि ये लोग भी बाप बनते हैं और यकीन जानिए एक नहीं 4-4 बच्चों के बाप हैं, 6-6 बच्चों के बाप हैं। तो मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जब इनकी फ़ीमेल्स हमारे पास आती हैं तो हमें पता चलता है कि इनके मर्दों में क्या मसाइल पैदा पाए जा रहे हैं और वो 5-5, 6-6 बच्चों की माँ होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि बच्चा पैदा करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक हेल्दी स्पर्म का होना ज़रूरी है। वो स्पर्म किसी तरह भी अगर फीमेल की वजाइना में पहुंच गया, फीमेल की सेक्सुअल दिलचस्पी है या नहीं है, उसकी मर्जी है या नहीं, लेकिन अगर एक स्पर्म जो है वजाइना में एंटर हो गया, हेल्दी स्पर्म, और उसके बाद उसका ओवा के साथ फ्यूजन हो गया तो जाहिर है वो ख़ातून जो है वो हामिला हो जाएगी और मर्द जो है वो बाप बन जाएगा। तो मैं आपको कॉज के साथ बताती हूँ कि हमारी कौन सी मेडिसिन है, होम्योपैथिक मेडिसिन, जिनको हम मर्दाना बांझपन में इस्तेमाल करते हैं। अगर लो स्पर्म काउंट आ रहा है, आपने सीमन एनालिसिस करवाया है और लो स्पर्म काउंट है, तो हमारी जो मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं वो है एक्सरे, एग्नस, कोनियम, ऑरम मेटेलिकम और रूडेंड्रॉन। अगर लो स्पर्म काउंट और काइटस की वजह से आ रहा है, यानी टेस्टिकल्स की स्वेलिंग हो गई है, उसकी वजह से अगर लो स्पर्म काउंट आ रहा है तो हमारी जो मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं वो हैं एकोनाइट, कोनियम, स्टेफी, रूडेंड्रॉन, क्लैमाटिस, पल्साटीला। लो स्पर्म काउंट अगर हाइड्रोसील की वजह से आ रहा है, यानी कि हाइड्रोसील का मतलब होता है टेस्टिस में पानी भर जाना, अगर इस वजह से आ रहा है तो हमारी जो मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं वो हैं एपिस, सेलिनियम, ऑरम मेटेलिकम, रूडेंड्रॉन, आयोडम, पल्साटीला, आर्निका, सल्फर, सिलिशिया। लो स्पर्म काउंट अगर सेक्सुअल पावर जो है कंप्लीट ख़त्म हो गई है या इरेक्टाइल डिसफंक्शन के साथ आ रहा है तो फिर हमारी मेडिसिन जो इस्तेमाल होती हैं, टॉप ग्रेड हमारी मेडिसिन जो हैं, जो इस मसले में इस्तेमाल होती हैं सूरत अंदाल के लिए या इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए या मर्दाना क़ुव्वत की कमी की वजह से, तो वो एग्नस हैं, क्लेडियम है और सेलिनियम है। अगर लो स्पर्म काउंट वेरिकोसील की वजह से आ रहा है कि स्क्रूटम की जो वेन्स हैं वो स्वेल कर गई हैं और उसकी वजह से जो है स्पर्म जो है उसकी प्रोडक्शन ख़राब हो गई है, तो वहाँ पर जो हमारी मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं वो हैं आर्निका, ऑरम मेटेलिकम, हेमामेलिस,
एसिड फॉस, पल्साटीला, फेरम फॉस, फ्लोरिक एसिड। अगर लो स्पर्म काउंट इस वजह से आ रहा है कि माजी में बेतहाशा जिनसी बेतदालियाँ की हैं, बेतहाशा जिनसी बेतदालियों की वजह से एक्सेसिव सेमिनल लॉस हुआ है, तो वहाँ पर हम सेलिनियम को इस्तेमाल करवाते हैं, एसिड फॉस को इस्तेमाल करवाते हैं, स्टेफी है हमारी मेडिसिन, चाइना है, नक्सवामिका है। अगर एंग्जाइटी की वजह से मर्द जो है बाप नहीं बन रहा, वीकनेस पाई जाती है, स्ट्रेस पाया जाता है, तो वहाँ पर हमारी जो मेडिसिन अर्जेंटम नाइट्रिकम है वो सर फहरिस्त आती है। और बहुत से बांझपन के केसेस जो हैं वो अर्जेंटम के दायरे में आते हैं रेपिट्राइज करने के बाद। ये नहीं कि आपने आंखें बंद करके अर्जेंटम को इस्तेमाल करवा देना है, लेकिन बहुत सारे केसेस हैं जो बांझपन के हैं, वो अर्जेंटम के दायरे में आते हैं और मर्द को बाप बनने के काबिल बनाते हैं। फिर लाइकोपोडियम हमारी बेहतरीन मेडिसिन है, और लाइकोपोडियम के हवाले से तो यही कहा जाता है कि बूढ़े मर्द को भी जवान कर देती है। एग्नस का मैं नाम ले चुकी हूँ, हालांकि ये हमारी टॉप ग्रेड मेडिसिन है एग्नस जो है। और अगर आपने मेरे पहले लेक्चर सुने हैं तो आप देखिए, एग्नस जो है सूरत अंदाल की बेहतरीन दवा, एग्नस जो है मास्टरबेशन की बेहतरीन दवा, एग्नस जो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बेहतरीन दवा, एग्नस जो है इम्पोटेंसी की बेहतरीन दवा, एग्नस जो है बांझपन की बेहतरीन दवा। यानी एग्नस हमारी वो मेडिसिन है जिसको आपने सर फहरिस्त रखना है। अगर मैं आपको चंद मेडिसिन के नाम दूँ और मैं आपको ये कहूँ कि जब भी आपने बांझपन के केसेस हल करने हैं तो आपने इन मेडिसिन को सर फहरिस्त रखना है, तो उनमें सर फहरिस्त हमारी मेडिसिन जो है वो एग्नस आती है। फिर हमारी मेडिसिन सेलिनियम आती है, फिर डायमियाना आती है। डायमियाना जो है ये भी आपके वो जो हार्मोनल इश्यूज आ रहे होते हैं ना, उनको कंट्रोल करती है, हेल्प करती है। इवन ये डायमियाना जो है औरतों में भी बांझपन में इस्तेमाल करवाई जाती है। फिर आप देखिए कि रोडेंड्रॉन जो है ये वो बेहतरीन मेडिसिन है, हर मसले के साथ ये इस मेडिसिन का नाम आ रहा है। ट्राइबुलस है हमारी मेडिसिन जिसको इस्तेमाल किया जाता है, एनाकार्डियम को इस्तेमाल किया जाता है। कहने का मकसद ये है कि एक वसी रेंज है हमारे पास मेडिसिन की, लेकिन यहाँ हम आंखें बंद कर को कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करवा सकते। याद रखिए, सूरत अंदाल के मसाइल हों, रेक्टाइल डिसफंक्शन हो, जिनसी बेतदालियाँ हों, या कुछ और बहरार रवियाँ हों, तो उनके पीछे कहीं ना कहीं ज़रूर एक स्ट्रॉन्ग मुश्तनी की हिस्ट्री पाई जाती है। तो आपके पास मुश्तनी के हवाले से जितनी भी मेडिसिन आती हैं, अब उनको देख लीजिए, आप मेल की इनफर्टिलिटी को भी कंट्रोल कर लेंगे। आपके पास आपके टेस्टिकल के हवाले से जितनी भी दवाइयाँ आती हैं, कोनियम आती है, आयोडम आती है, पल्साटीला आती है, आप इन मेडिसिन को अच्छी तरह पढ़ लीजिए, आप इन मसाइल को हल कर लेंगे। तो मैं एक दफ़ा एंड पे फिर मेडिसिन दोहरा दूँ, मेडिसिन के नाम ले दूँ जो मर्दाना बांझपन में इस्तेमाल होती हैं, कसरत के साथ इस्तेमाल होती हैं। वो हैं एक्सरे, एग्नस, कोनियम, स्टेफी, क्लैमाटिस, पल्साटीला, रूडेंड्रॉन, और एसिड फॉस इस्तेमाल होती है, ऑरमेटेलिकम, सेलिनियम, चाइना, नक्सवामिका, लाइकोपोडियम, ट्रेबुलिस है, एनाकार्डियम है, क्लैडियम है। ये वो मेडिसिन हैं जो कसरत के साथ मर्दाना बांझपन में इस्तेमाल होती हैं। अव्वल तो मेरे अपने ख्याल के मुताबिक तो ये मेरा मेल के हवाले से जो प्रॉब्लम्स आती हैं आखिरी लेक्चर है, क्योंकि मैंने मेल की जो प्रॉब्लम्स है ना, और काइटस, हाइड्रोसील, वेरिकोसील, या एक्सेसिव सेमिनल लॉस जो है, या डायमंड सेक्सुअल पावर है, इसके हवाले से मैंने आपको दवाइयों के नाम बता दिए हैं। और साथ में मैंने एक एक लफ्ज़ में बयान भी कर दिया कि ऑर्काइटिस जो है वो टेस्टिकल्स की इन्फ्लेमेशन को कहते हैं, हाइड्रोसील टेस्टिकल्स में पानी भरने को कहते हैं, वेरिकोसील स्क्रूटम की वेन्स को फूलने को कहते हैं। तो मर्दों के आम तौर पर यही मसाइल हैं जो हमारे सामने आते हैं। बाकी मैं पहले अपने 2-3 लेक्चर कर चुकी हूँ, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के ऊपर और एक इरेक्टाइल डिसफंक्शन के ऊपर मैं कर चुकी हूँ। नेक्स्ट छोटा सा मैं एक लेक्चर करूँगी जिसमें मैं कंप्लीट जिसको कहते हैं ना इम्पोटेंसी, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन तो पार्शियल इम्पोर्टेंट को कहते हैं ना, तो मैं अपना एक छोटा सा लेक्चर करूँगी जिनमें मैं
कंप्लीट इम्पोटेंसी के हवाले से थोड़ा सा ब्रीफ करके होम्योपैथिक मेडिसिन के नाम बता दूंगी। हालांकि मेडिसिन सारी यही आनी है, लेकिन मैं उसे एक टॉपिक के ज़ेरे अंडर कर दूंगी उस मेडिसिन को, ताकि आपको पता चल जाएगा कि अगर मेल मुकम्मल तौर पर इम्पोर्टेंट है ना मर्द है तो कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। तो ये थी बांझपन के हवाले से। आपने फिर वही बात याद रखना है कि स्पर्म कहीं और बनते हैं, सीमन कहीं और बनता है, मिक्सिंग इनकी कहीं और जाके होती है। लिहाजा अगर कपल 2 साल के रेगुलर इंटरकोर्स के बाद कंसीव नहीं कर पाता तो फिर सबसे पहले औरत में अगर लिकोरी और हैज़ की खराबियां नहीं है तो मर्द का एक सीमन एनालिसिस करवा लीजिए। रेगुलर इंटरकोर्स से मुराद होता है कि मर्द उन दिनों में औरत से मिले जिन दिनों में वो कंसीव कर सकती है। जैसे हमारे यहाँ माश के सिलसिले में कुछ लोग मुल्क से बाहर होते हैं, कुछ दूसरे शहरों में होते हैं, उनकी छुट्टी जो है उनके दफ्तर के हिसाब से होती है। लिहाजा ज़रूरी नहीं कि जिन दिनों में औरत कंसीव कर सकती है वो इन दिनों में अपनी बीवी से मिल सके। इसलिए कहते हैं कि रेगुलर इंटरकोर्स के बाद, अब मर्द अगर 6 महीने के बाद आता है और उन दिनों में आता है जब बीवी हामला नहीं हो सकती, तो वहाँ पर हम मर्द और औरत के हवाले से ये बात नहीं कहेंगे कि ये बांझपन का शिकार हैं। वहाँ उनको मौके नहीं मिले उन दिनों में मिलने के लिए जिन दिनों में हमल ठहर सकता था। इसलिए रेगुलर इंटरकोर्स फॉर 2 ईयर्स को याद रखना ज़रूरी है। किसी को भी एलिगेट करने से पहले, उंगली उठाने से पहले ये देख लीजिए कि आया वो 2 साल तक रेगुलर इंटरकोर्स कर भी पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं। शुक्रिया।